और मैं खुद अपने सीनियर से ये सवाल पूछती थी, आपको पता है कि आप इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? और हमारे को सुनकर वो कहानी, आपने 1-2 केसेस जो फेमस हो गए इंडिया में, आपने उनके बारे में सुने, ऐसे केसेस बिलीव मी आम हो रहे हैं। तो मैम आजकल मोस्ट कॉमन क्या रीजन होते हैं डिवोर्स में? पेशेंस ही नहीं है नहीं पेशेंस। जितनी भी एप्लीकेशन, टिंडर, बम्बल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो रील का जमाना चल पड़ा है, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है। I've seen people watching, बिग बॉस कहीं भी बैठ के, बिग बॉस या ऐसे कोई भी सीरियल्स, कहीं भी बैठ के हेडफोन्स लगा के देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? 2 घंटे हो गए बिग बॉस देख रहे हैं। काम कर लो अपना। काम नहीं करना है, ये देखना। Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host नवीन कुमार वर्मा and welcome to the Alpha People. आज के हमारे इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास गेस्ट से हम मिलने वाले हैं, जो कि ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट लॉयर सुरभि चोपड़ा, जिनसे हम बात करेंगे फैमिली कोर्ट के बारे में, द प्रोसीडिंग्स, द प्रोसेस एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द कोर्ट, किस टाइप के केसेस आते हैं, आजकल चल क्या रहा है, लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, शादी करते हैं और उसके बाद क्या होता है, धोखा देते हैं, तो कैसे लोग एक दूसरे को चीट करते हैं और फिर उनको कोर्ट रूम तक खींच के ले आते हैं और किस टाइप की कहानियां बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कितनी सच्ची कहानियां हैं, कितनी झूठी कहानियां हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे सुरभि मैम, और उनसे हम बात करेंगे उनकी जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, स्ट्रगल है, कैसा रहा। अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी उन्होंने हार्ड वर्क को चूज किया, यूके से उन्होंने लॉ किया, इंडिया से भी लॉ किया और बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। सुरभि मैम, वेलकम टू द अल्फा पीपल। थैंक यू मैम, वी वर वेरी एक्साइटेड व्हेन वी planned, we are calling you as a guest on our podcast, और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि when we were having a discussion with the team कि अक्षय सर से बात हुई है and you agreed to be part of our podcast, तो अक्षय सर ने आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, जो कि ये है कि we are going to meet a special person. I'm very glad. So we just want to know कि मैम आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए, क्लियर किए, जो कि लोग सपना लेते हैं कि काश इतना सही हो जाए, and you just did that and okay, this is not my cup of tea, I'm moving to another. So exactly हुआ क्या था? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया था आपका कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया, और आपके इस मीडियम से वी कैन टॉक अबाउट मेनी थिंग्स। यस मैम। एंड बात रही अक्षय की, तो ही इज हिमसेल्फ अ वेरी स्पेशल पर्सन, आई थिंक, एंड ही इज ट्रूली, आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम। एंड जितना वो मेरे काम को और मेरी पर्सनालिटी को और मैं जो भी काम करती हूँ, जितना वो अप्रिशिएट करते हैं, आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। और इसी से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है आगे बढ़ने के लिए और आगे अपने काम को आराम से करने के लिए। अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी, एंड स्पेशली आई मे से फीमेल्स के लिए वो एक्स्ट्रा सपोर्ट तो चाहिए, बिकॉज वी आर इन इंडिया। और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, अगर इस प्रोफेशन में फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ऑलरेडी इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज वी आर इन अ वेरी मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन, दो वी हैव मेनी फीमेल्स दीज डेज, बट फिर भी अगर हम देखें, हैंड पिक गर्ल्स हैं जो कामयाबी में आगे जा सकती हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पे चल पड़ी हैं, या फिर हम ये कहें कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और अगर आपके पास पीछे लॉ का बैकअप नहीं है और स्टैंडिंग नहीं है, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ये तो चाहे मेल एडवोकेट्स हो या फीमेल एडवोकेट्स हो, इट्स सेम। So I've got this incredible support from my family, and after my marriage from Akshay, I've got a great support, which has helped me so much. चाहे मेरे in-laws भी हों, okay, my in-laws have been excellently helping me in terms कि मैं रात को 11 बजे आऊँ, 12 बजे, 2 बजे, कभी कभी सुबह आती हूँ, केस की पढ़ाई कर रहे हैं और सुबह कोर्ट में ज़रूरी केस लगा है। So वो अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और शायद मेरे क्लाइंट्स को भी इस बात की, मतलब दे आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल, दे फील वेरी ग्लैड कि मैं अनकंडीशनल टाइम दे पाती हूँ। और मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते हैं, मैम आपको घर नहीं जाना, 10 बज गए, आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपका वेट कर रहे होंगे। So I mean that is something very important. So you are family support. Very lucky in this very matter. lucky on that point, and family support, I say that it is very important. चाहे कोई भी हो। तो मैम आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए और उसके बाद मतलब उनको छोड़ दिया, मतलब क्या लगा कि आपके लेवल के नहीं है या यू नीड समथिंग टफर?
नहीं, ऐसा नहीं था, लेवल वाली कोई बात नहीं है और टफनेस वाली भी कोई बात नहीं, दोज एग्जाम्स आर वेरी टफ. सो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अपने यंग डेज में आफ्टर दे डू देयर लॉ या फिर हम ग्रेजुएशन कह लें, कोई भी जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो चूज करते हैं, दे वांट टू डू इट एंड दीज एग्जाम्स आर वेरी टफ एंड बहुत बच्चे इसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं. बट आई थिंक आई एम बॉर्न टू बी अ लॉयर एंड मुझे लॉ में ही रहना था और मुझे एडवोकेसी ही करना था. एंड आई वॉज वेरी क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे को कोई डाउट था, कन्फ्यूजन था, कभी नहीं था. जब मैं 9th-10th क्लास में थी, आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे लॉ पढ़ना है. एंड आई वॉज सॉर्ट ऑफ मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसी नेचर की हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ. दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. सो एक ये बहुत ज़रूरी बात थी. मैं आपको अपनी इसका आई जस्ट गिव अ ग्लिम्स कि मैं जब स्कूल में भी थी और मेरी क्लास टीचर्स या फिर जो भी हमारी और मैम पढ़ाई कराते थे हमारे को, बहुत मुश्किल होता था उनके लिए मुझे समझना भी. माई ब्रदर, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, और वही सब टीचर्स मेरी भी टीचर्स थी अल्टीमेटली. उसको वो बहुत प्यार करती थी और मेरे से वो बड़ा परेशान होती थी क्योंकि वो उनकी हर बात मानता था, मैं उनकी हर बात पे मेरे पास कोई जवाब ही होता था. एंड मैं आपको बता दूं, वेरी इन क्रक्स आई विल टेल यू, 11th-12th में मैं लॉ की बुक स्कूल में लेके जाती थी. या आई यूज्ड टू टेक माई लॉ बुक्स, एंट्रेंस की बुक्स या कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई ना कोई लॉ की बुक्स. फॉर्चुनेटली हमारे कुछ सर्कल में लोग थे, फ्रेंड्स वगैरह, जो लॉ पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे, तो उनकी बातें मैं सुनती थी. कभी कभी मुझसे बड़े थे बट मुझे अच्छा लगता था. मुझे उनसे कोई गाइडेंस नहीं मिली बट आई यूज्ड टू लाइक. सो मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थी एंड बिकॉज ऑफ माई मॉम शी वॉज वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स न्यूज़ एंड डिबेट. सो मेरे घर का माहौल भी था ऐसा, ऐसा नहीं कह सकते. सो स्कूल के दिनों में मैं बुक्स ले जाती थी क्लास में, कभी ना कभी पकड़े जाना और वो टीचर्स परेशान होंगी, मेरी मदर को कंप्लेंट करेंगी. तो ये सिलसिला चलता रहा एंड कट इन शॉर्ट क्लास 12th में तो मैंने स्कूल जाना, आप समझ लीजिए, ना के बराबर हो गया था मेरा. क्योंकि मुझे स्कूल की पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी. मुझे होता था कि मैं ये जो किताबें लॉ की सारी लॉज पढ़ लूँ, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर समथिंग एल्स, जीके और समथिंग एल्स, नॉट दिस. सो मैंने कॉमर्स विद मैथ्स में पढ़ाई करी है. मैथ्स आई वाज नॉट इंक्लाइंड टू, सजा थी वो तो मेरे लिए. एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, सो आई डिड वेल. ऐसा नहीं है, मैंने एग्जाम्स में भी अच्छा ही किया, स्कूल के एग्जाम्स में, बट नॉट हैविंग इंटरेस्ट, डिड वेल. पोस्ट दैट अब मेरा लॉ का एग्जाम मैंने जब दिया, लॉ भी पढ़ाई हो गई. लॉ की जो जर्नी थी आई विल टेल यू इन ब्रीफ. सो जब मैं फर्स्ट ईयर की अपनी लॉ डिग्री में थी एंड वेरी सून आई रियलाइज इन द फर्स्ट ईयर ओनली, ये पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, ये जर्नी भी बहुत मुश्किल होने वाली है. और ऐसा मैं समझ ही रही थी कि अगर 5 साल मैं लॉ पढ़ूंगी तो मैं अपना करियर कब इस्टेब्लिश करूंगी. पढ़ते पढ़ते तो 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर इंटर्नशिप करूंगी, फिर प्रैक्टिस करूंगी, मीनिंग आई विल बी अराउंड 30. तो समझ नहीं आ रही थी मुझे कैलकुलेशन ये कि 10 साल तो यूं ही बन गए सिर्फ अपने आप को खड़ा करने में. तो जब मैं पहले साल में थी तो मैं स्कूल में अपने कॉलेज में भी बहुत इंक्लाइन थी टुवर्ड्स मेनी थिंग्स. जैसे मैं स्कूल में झांसी की रानी बनी थी एंड ट्वाइस आई बीन अ झांसी एंड वेरी मास लेवल. हमने तालकटोरा स्टेडियम में मेरे स्कूल ने व्हाट वाज इट एनुअल डे, उन्होंने चूज़ किया मुझे, और डीएवी में, और मैं डीएवी से पढ़ी हुई हूँ, और भी बच्चों को चूज़ किया था जो इंपॉर्टेंट रोल्स में थे. सो माई कैरेक्टर गॉट सो फेमस कि मैं न्यूज़पेपर में ही पब्लिश हुई थी. एंड सेकेंड टाइम उन्होंने अगेन दोबारा ये प्ले किया, शायद तब मैं क्लास 12th में थी. एंड आई विल गिव यू अ फोटो ऑफ दैट. एंड क्लास 12th में जब मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से दोबारा उन्होंने झांसी की रानी का रोल थोड़ा सा डाल दिया. So because of my popularity in those days, so again that was there in me. So जब मैं कॉलेज में भी आ गई, वो मेरे अंदर तो स्पिरिट थी हमेशा, लीडरशिप स्किल, किसी की मदद करना, आगे बढ़ के लड़ना झगड़ना, किसी से कुछ गलत हो रहा है तो यू हैव टू स्टैंड फॉर दैट. सो आई डोंट हैव अ वेरी एग्रेसिव नेचर बट आई कैन नॉट स्टैंड एनीथिंग रॉन्ग. दैट हैज बीन देयर इन मी. सो सेम इन माई कॉलेज, अगर मैं किसी हेल्पर के साथ, किसी सर्वेंट के साथ कॉलेज में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी, आई एम देयर फॉर देम. तो इवेंचुअली मैंने कॉलेज में इलेक्शन लड़ी एंड मैं, शायद हमारे कॉलेज में जाने वॉइस लीडर बोलते थे या समथिंग, वॉइस लीडर और सम टर्म दे यूज्ड टू से. इलेक्शंस लड़े और मुझे अपने बैच का वॉइस लीडर बना दिया. ओह वाओ, दैट इज ग्रेट. सो आई बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव, बट दैट वाज द ग्रेट हेल्प टू मी आल्सो. उसकी वजह से मैं अपने कॉलेज में फ्री लीगल एड की जो सुविधा है ला पाई, और जो हमारे आसपास के रूरल एरिया से अपने कॉलेज को कन्विंस किया कि फ्री लीगल एड, मास लीगल एड होना चाहिए, हमारे को लिटरेसी कैंप्स लगाने चाहिए, लीगल एड कैंप लगाने चाहिए. बहुत कुछ कर पाई, और उसकी वजह से मैं कई सारे जुडिशियल ऑफिसर से भी मिल पाई. जब हमारी बात वहाँ तक भी पहुँची, एक DLSA होता है और हर स्टेट में लीगल एड होती है कोर्ट की. सो मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली लीगल सर्विस एड होती है एक,
जिसमें मुफ्त की आपको लीगल सलाह या फिर कोई भी कानूनी मुकदमा अगर लड़ना हो किसी को तो मुफ्त में सरकार आपको वकील देगी। ओके। तो दैट इज़ DLSA, और हर स्टेट का अपना ऐसा लीगल एड होता है। किसी को वकील चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई वकील ही ढूंढना पड़ेगा, आप लीगल एड से भी जाके एक वकील ले सकते हैं। ओके। खास तौर पे फीमेल्स किसी भी उम्र की जाके एक फ्री वकील ले सकती हैं जिसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और आप कोई भी मुकदमा उनसे लड़वा सकते हैं। तो हमारे यूनिवर्सिटी ने DLSA के साथ कोलैबोरेट कर लिया ये सब कैंप्स करने के लिए, जिसकी वजह से मैं कई सारे जुडिशियल ऑफिसर से मैं मिल पाई। ओके। और यही सोच विचार मैं उनको बता भी पाई कि मैं कुछ ज़िंदगी में ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ। वो भी बड़े सोचते थे कि 18-19 साल की ये लड़की है और ये क्या बड़ी बड़ी बात कर रही है। फिर मैंने एक दिन एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने अपनी बात रखी कि सर मुझे ना किसी जगह पे इंटर्नशिप करना है अभी से ही। उन्होंने भी मुझे बोला कि अभी से इंटर्नशिप करना है, तुम अपना कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो, आगे भी बढ़ना है, अभी तो फर्स्ट ईयर है। मैं कहा सर मुझे ना बहुत लंबा लग रहा है जर्नी, आई थिंक मैं कॉलेज के बाद रोज़ ऑफिस जाना चाहती हूँ और काम सीखना चाहती हूँ कि रियली में काम कैसे होता है। वाओ। और मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं थी कि मैं 5 साल तक वेट करूँ कोर्ट का चेहरा देखने के लिए। सो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया मेरा। सेकेंड सेमेस्टर जब मेरा था फर्स्ट ईयर का, मैंने एक फिर लॉ फर्म में इंटरव्यू दिया। मैंने बस इतना ही बोला, मेरी भी उनसे दरखास्त ये थी किसी अच्छे वकील से मिलवा दो, इंटरव्यू मैं दूंगी, क्लियर मैं करूँगी, मुझे कोई ऐसा फेवरिज्म नहीं चाहिए कि मेरी अप्रोच लगाओ, कॉन्टैक्ट करो, बिकॉज मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हेल्प इतनी चाहिए कि जो जैसे आप कहीं पहुँचा सके मुझे, बाकी मैं देख लूँगी। तो ये एक मेरा हमेशा रहा है और आज तक मैं उन सभी जजेस के लिंक में, क्योंकि मैंने किसी से कोई मदद नहीं ली है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं केस लड़ने भी आपके कोर्ट में होंगे, आप मेरिट पे देखो, मेरा केस नहीं बनता तो मुझे रिलीफ मत दो। आप ऐसा मत करो कि मुझे जानते हो 15 साल से 20 साल से तो आप मेरी कोई हेल्प करो, जो इंडिया में बहुत आमतौर पे होता है। बिल्कुल। कोई जज या वकील जानता है तो यूं ही काम हो जाता है, पर मेरा ये सिंपल रूल रहा है, ना ही सिर्फ अपने प्रोफेशन में, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में भी, डोंट गिव मी एनी फेवरिज्म, मुझे नहीं चाहिए। मैं हक से जो मेरा बनता है फैसला बोलूँगी, जो मेरे को अपने क्लाइंट के लिए करना वो करूँगी, और अपनी ज़िंदगी में भी मेरा यही रूल है। चाहे मेरे पेरेंट्स भी हो, मेरी मदद उतनी करो जितनी ठीक है। तो मैं 19 साल की थी और मैंने शुरू कर दिया अपना काम। एक लॉ फर्म में मेरे को मिल गया अपना अपॉइंटमेंट, आई गॉट फॉर इंटर्नशिप। ओके। एंड फॉर फ्री, नथिंग दे विल पे यू। ओके, ठीक है, मोर देन हैप्पी, काम सीख लेंगे तो पैसा तो आ ही जाएगा, ऑब्वियसली। तो पैसे वाली तो कोई बात ही नहीं थी, राइट। तो अब मैंने लॉ फर्म ज्वाइन कर ली। अब आप सोचो मेरा रूटीन कैसा है। मैं सुबह कॉलेज जाती थी, 4 बजे मैं सर के पास जाती थी, 4 से लेकर 9 बजे या 10 बजे तक सर के पास अपना मैं ड्राफ्टिंग का काम, कोर्ट का काम सीखना समझना, और 9:30-10 बजे मैं निकलती थी और घर पहुंच जाती थी 15 मिनट में। फिर सुबह कॉलेज करते करते और 6-8 महीने निकल गए। अब लगने लगा रही तो बहुत खर्चा हो रहा है। मेरे पास गाड़ी भी थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कार भी दिया हुआ था। दिस इज़ टू मच एंड आई डोंट लाइक आस्किंग मनी। आपके अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, कितना पैसा लोगे आप, पेट्रोल डीजल लग रहा है, कॉलेज जा रहे हैं, ऑल दैट इज़ हैपनिंग। जब मैं सेकेंड ईयर में फिर आ गई, मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, ट्यूशन्स लेती हूँ साथ में। ओके। 1 घंटा तो निकल ही जाएगा, ट्यूशन्स लेंगे, ऑफिस भी चली जाऊँगी, साइड इनकम भी बन जाएगी। अच्छा, ट्यूशन भी कोई ऐसी देखनी पड़ेगी जो थोड़ा अच्छा अमाउंट पे करे हमारे को। सो आई विल टेल यू, आई गॉट अ ट्यूशन क्लास फॉर अ चाइल्ड एंड स्टिल डेट शी इज़ इन टच विथ मी एंड आई एम वेरी ग्लैड दे ट्रस्टेड मी। बट मेरा रूटीन और टाइट हो गया। अब मैं कॉलेज भी जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं 3 या 3:30 बजे क्लास लेती थी, दे वर पेइंग मी वेरी गुड, और उसके बाद ऑफिस जाना है। ओके। अब रोज़ की जंग बन गई है, तो कैसे पहुँचूँ मैं, कॉलेज कहाँ, ट्यूशन कहाँ, सर का ऑफिस कहाँ, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, घर कहाँ मेरा। बट स्टिल लाइफ वॉज वेरी स्ट्रगलिंग इन टर्म्स, वेरी ग्रिलिंग। एक मिशन है रोज़ का, कंप्लीट करना है। अब ऑफिस पहुँच गए, मिशन एकम्प्लिश, घर पहुँच गए, मिशन एकम्प्लिश, सुबह कॉलेज टाइम पे पहुँचना है। तो यही करते करते मेरा पूरा लॉ के 5 साल की जर्नी ऐसे ही निकल गई। कॉलेज, सर के पास, ट्यूशन, और जो बचा कुचा टाइम था मैं उसमें NGOs भी मैंने ज्वाइन कर रखी थी कि वीकेंड पे जाना है, टीच इंडिया या कोई और एक रावत करके NGO विच इज़ फॉर दी वुमेन्स एम्पावरमेंट, और जो रूरल एरिया की फीमेल्स हैं उनके लिए कोई ना कोई समस्या है। ऑल दैट आई यूज्ड टू डू, एंगेज विद वेयरएवर, जहाँ मेरा टाइम यूज़ हो सके। अब इसमें अगेन क्या आ गया, फैमिली सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट मेरी फैमिली का। कोई मुझे रोक टोक नहीं हो रही है, जहाँ जाना बल्कि साथ लेके जाते हैं, हाँ चल यहाँ जाना, ले जाते हैं। Okay. वो भी अपना टाइम निकाल के दे विल टेक मी अराउंड। सो दिस इज हाउ 5 years वेंट बाय। अब 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद पेरेंट्स की, तो उन्होंने देखा मेरे 4-5 साल कैसे परेशान हो रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, ईजी तो नहीं था। तो माई फादर डिसाइडेड कि प्रैक्टिस तो नहीं करेगी, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। तुम पेपर दो, जज बनो, कुछ भी बन जाओ, नॉट एडवोकेसी।
Okay. आई डोंट थिंक ये उनको लग रहा था ये बात तो नहीं बनेगी, दिस वे वो एज अ पेरेंट सोच रहे थे पता नहीं शादी कैसे होगी, शादी जाएगी तब क्या करेगी, यू नो ऑल दैट ख्याल जो उनको आएंगे। और कितना मुश्किल है ये काम, जिसमें 18-19 घंटे तो बाहर ही होती है, सोने के लिए भी टाइम नहीं है, खाने के लिए भी टाइम नहीं है, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं होगा फिर तो। विद ऑल ऑफ दैट माई फादर वॉज वेरी श्योर, एंड आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली। और मेरे फादर बिजनेस में, बट मेरे दादा, ग्रेट दादा, बुआ ऑल आर डॉक्टर्स। Okay. सो प्राइमरली आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड बिजनेस। ये दो ही प्रोफेशन है हमारे घर में, डॉक्टर या तो बिजनेस, और कोई प्रोफेशन नहीं है। Okay. सो अगेन देन 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो सवाल था पेपर्स, अब मैंने पेपर्स दिए सारे, जुडिशरी के एग्जाम्स, यूपीएससी के एग्जाम्स, जैक, जो भी इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं विच इज़ वेरी वेरी टफ ऑल्सो, मैंने वो सभी एग्जाम्स दिए। करते करते वो पेपर्स भी क्लियर होने लगे, मेरी टेंशन और ज़्यादा हो गई, तो क्या करें, ये तो मुझे वाकई में अब भेजेंगे तो जज बन जाओ, ये पेपर क्लियर करा तो, या फिर यूपीएससी का प्री क्लियर कर लिया, अब चलो मेंस के पेपर दो फिर। सो आई वाज एबल टू क्लियर। व्हाई? बिकॉज I'm a very real person in terms, मैंने ग्रास रूट रियलिटी में पढ़ाई भी की और देखा भी है। एंड जो मेरा स्किल भी है, माई माइंड सेट स्किल इज ऑल्सो सच दैट आई कैन इवेल्युएट सिचुएशंस एंड आई कैन थिंक ऑफ एन आंसर। सो माई स्किल इज दैट अगर मैं पढ़ाई कम भी करूँगी, स्टिल विद द हेल्प ऑफ माई एक्सपीरियंस, माई एक्सपोजर, आई कैन स्टिल मैनेज टू गेट थ्रू एन आंसर। इसलिए एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, काम बहुत जरूरी होता है, सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं बनेगी। Right. जो बच्चे सिर्फ पढ़ते जाते हैं और पेपर्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कई बार उनका कोई ना कोई स्किल लैकिंग होगा, या तो फिर उनका एक्सपोजर लैक है। Yeah, exactly. So with me, my education was intact. Then I was very fast. Then time management is very very extraordinarily apt. Why? Because I'm एक ही दिन में मैं इतना काम कर रही थी। Right. तो मैं multitasking हमेशा से रही हूँ। तो जो मेरा एग्जाम्स के टाइम में टाइमिंग इशू was sorted. मुझे टाइमिंग इशू रहते थे क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है 24 घंटे में आपको इतने सारे काम करने हैं, और सारा ही वो मेरे स्किल से जुड़ा हुआ ही काम है। Exactly. चाहे एनजीओज हो, या फिर आप लीगल एड में हो, या फिर आप कर तो लॉ ही रही हूँ और उससे जुड़ा हुआ ही काम कर रही हूँ। और 5 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है इन सबको मैनेज कर पाना। Exactly. एंड मैंने वो टाइम सर्वाइव किया विद ऑल दोज जॉब्स, मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी। और अब ये एग्जाम से मुझे इसकी हेल्प मिलती थी, टू डू इट फास्ट, टू डू इट क्विकली, टाइम बिना वेस्ट करे। सो अब पेपर्स जब क्लियर होने लगे, मैंने तो आई टेल यू, मैंने अपना जैक का रिजल्ट तो बताया ही नहीं अपने फादर को। रिजल्ट आया, फाड़ के फेंक दिया, तो बहुत ही मुश्किल है। एंड दो यू वांट टू गो इनटू फौज, बट देन लॉट ऑफ फिजिकल थिंग्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन इट। एंड आपको अक्षय तो ही इज इंडिया पास आउट, ही मस्ट हैव टोल्ड यू, आपको पता है फौजी का करिकुलम कैसा होता है। Yeah, exactly. ये तो मैं देख के ही समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। 4 बजे उठना है आपको, भागना है 10 किलोमीटर, ये आई गॉट दैट कि आपका अगले महीने फिजिकल होना है, और आपको 1-1.5 महीने का जो गैप था उसमें आपको ये ट्रेन करके आना अपने आप को, सो दैट हम वहां जाके फेंट ना हो जाए, ऑल ऑफ दैट। सो इट्स अ कॉशन, दैट वाज समथिंग आई सेड नो, आई एम बेटर डूइंग माय वर्क। ये मेरा कप, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। ओके। सो फॉर्चुनेटली एट दैट टाइम इसके साथ एक सिमिलर एक्टिविटी और भी थी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत था। तो वन ऑफ माई फ्रेंड शी टोल्ड मी कि आप लंदन क्यों नहीं जाती हो, या फिर यूएस, यूके, कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी स्कॉलरशिप्स हैं, वाई डोंट यू अप्लाई फॉर मास्टर्स, यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, क्योंकि आपका सीवी बहुत अच्छा है, काम इतना किया हुआ है। और जो मेरे 5 साल की लॉ की डिग्री था, उसके बीच में मुझे जब जब वक्त मिलता था मैं और इंटर्नशिप्स करती थी। जेल में, जब मैंने जेल की इंटर्नशिप की थी, सुबह से शाम तक जेल में रहना और प्रिजनर से मिलना, उनकी समस्याएं, और ये देखना कि इनके साथ कोई सिचुएशन है, टू मेक अ रिपोर्ट, वो हमको हाई कोर्ट में डिपॉजिट करनी होती है। एंड इसी तरीके की और भी बहुत सारी मैंने इंटर्नशिप्स करी, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब आई ओपनर, वेरी ओवरवेलमिंग एंड वेरी एजुकेटिंग, वेरी एजुकेटिंग। एकदम ग्रास रूट लेवल पे आप सोचिए, कैदियों के साथ काम कर रहे हैं, उनका हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं, या मैं आपको बता नहीं सकती हूँ किस तरीके के क्रिमिनल्स है वो लोग, वेरी 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 इंटेंस क्राइम दे हैव डन। कोई कन्विक्ट है वहाँ पे, और आपको उनके साथ में रहना और उनकी बात को सुनना है। सो एनीहाउ फिर जेल की भी ऐसे बड़ी सारी मैंने इंटर्नशिप्स करी, बहुत सारी इंटर्नशिप्स करने का और एक्सपोजर और ज्ञान मिला, और आपने दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखा। और जब आप अलग अलग तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, यू लर्न समथिंग एल्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मुझे भी इस समय मजा आने लग गया कि आप किसी के साथ हैं जिसको आपको उससे कोई मतलब नहीं है, और ये एक अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो ये ऐसी इंटर्नशिप्स और ऐसे लोगों के बीच में बैठना, गांव में जाना, कभी कहीं जाना, और ऑब्वियसली विद लॉट ऑफ
जहाँ पे भी हमारी इंटर्नशिप हमारे को बहुत सिक्योरिटी भी मिलती थी और कोर्ट से भी हम कई बार हाई कोर्ट हमारे को लेके जाती थी। मैंने ऐसी इंटर्नशिप्स करी हैं जहाँ पे हाई कोर्ट और जजेस के साथ आप जा रहे हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो एज आई वाज सेइंग कि वन ऑफ माय फ्रेंड ओनली सजेस्टेड मी कि तुम इतना एक्सपीरियंस है, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। तो जब मैं ये एग्जाम्स दे रही थी उनके रिजल्ट आ रहे थे, सिमिलरली उसी वक्त पे मैंने मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया यूके में। एंड आई अप्लाइड, I don't know, fortunately in 2 weeks I got admission and then I told her मुझे ये तो एडमिशन भी मिल गया। उसने कहा स्कॉलरशिप भी अप्लाई करते, पहले एडमिशन होगा फिर स्कॉलरशिप। एडमिशन स्कॉलरशिप अप्लाई किया और 10-15 दिन के अंदर वर्किंग डेज, आई थिंक 9-10 वर्किंग डेज में आई गॉट द स्कॉलरशिप ऑल्सो। देन आई अप्लाइड मोर स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी होती, इट्स योर चॉइस कौन सी अप्लाई करनी है। आई अप्लाइड और मिल गई वो, और रिजल्ट भी आ रहे हैं, अब ये भी साथ साथ चल रहा है। माई फादर गेव मी वन थिंग ऑन माई प्लेट, इधर यू डू दिस जहाँ पे आप सेलेक्ट हो रहे हो, या तो आप बाहर लंदन चले जाओ, आगे पढ़ाई करो। ही वाज मोर देन हैप्पी, बाहर चले जाओ, एडवोकेसी मत करो। क्यों नहीं करो, ये नहीं कुछ अगेंस्ट है कि मुश्किलें बहुत आएंगी, ये सोच के कि आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होगा। एंड आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, वेरी काम कंपोज सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, आई एम नॉट वेरी रगेड। और इंडिया में जैसे क्रिमिनल्स आपको मिलेंगे, जैसा माहौल है वो इतना सूटेबल नहीं है। लोग जजमेंटल भी हो सकते हैं बहुत। ठीक है नहीं, और मुझे लगा चलो लंदन चली जाती हूँ, मैं मास्टर्स पढ़ती हूँ, वहाँ सोच मेरी कहती है वहाँ तसल्ली से प्रैक्टिस करूंगी लॉ। करनी तो लॉ ही है। तो आई वेंट देयर, सब कुछ छोड़ के हम लंदन चले गए, मास्टर्स करी। अगेन मेरे अंदर जो जैसी मैं हूँ वहाँ जाके भी ये हुआ। अब वहाँ पे वो बोलते हैं द इंडी गर्ल, इंडियन को इंडी, द इंडी गर्ल। वहाँ पे गई तो अपना मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी शुरू 2 हफ्ते ही हुए थे, सब मेरे बारे में चर्चा शुरू हो ही की थी, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है, बहुत ओपन रहती हूँ मैं अपने ओपिनियंस को लेके, अपने ख्याल को लेके। वहाँ पे भी इलेक्शंस हुए प्रॉपर यूनिवर्सिटी में। और जो मेरी प्रोफेसर थी उन्होंने मेरा ही नाम दे दिया कि इसका नाम दे देते हैं, दे गिव द नेम। सो मोस्ट स्टूडेंट्स दे गिव माय नेम आल्सो। एंड आई एम टेलिंग यू दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड नाइट, नवंबर का टाइम था शायद 2013 आई बिलीव। एंड आई वाज वॉकिंग टेलिंग माय फादर कि देखो पापा इन्होंने मेरा नाम दे दिया, बड़ा मुश्किल है, मैं तो अब बड़ी इंसल्ट होने वाली है, यहाँ पे मैं हार जाऊंगी, मुझे क्यों यहाँ पे वोट मिलेंगे, आई विल लूज दिस एंड बड़ा इंसल्टिंग होगा। और अगला 1 साल भी बड़ा इंसल्टिंग जाने वाला है मुझे लग रहा है। ही सेड कि ऐसे कब से बोलने लगी है, जस्ट फाइट, वहाँ वैसे कौन जानता है, हार गई तो क्या हो गया, जानता ही नहीं तो अब इंसल्ट वाली बात ही नहीं है, हाई बात भी ठीक है। एनीहाउ आई फॉट द इलेक्शंस एंड विल यू बिलीव आई वन द इलेक्शंस देयर। Wow. And then in my university I again became, I'm confused with the word, boys leader बोलते हैं जो भी है, I became again the representative of my batch. Okay, that is on great. a higher level than India. Now I'm representing entire batch. उनकी समस्या वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होती है, it's very reformed, not like here, very reformed. You'll have board meetings, you will talk about students and whatever issues with all the professors will sit with you. The head of the law department and others who are there in the in charge, and entire professors batch will sit and you will discuss. Imagine in your mind कि आप एक board meeting में बैठे हो और आप अकेले हो और आप सारी professors बैठे हैं और आप इंडिया के हो, and यहाँ पे सब ब्रिटिशर्स हैं या कहीं ना कहीं किसी अलग अपनी नेटिव टाउन के, and you have to tell what is happening in the university. बहुत मुश्किल है बात रखना, ये सोच के भी कुछ गलत ना बोल दें जोश में आके। राइट। और मैं हमेशा ही जोश में रहती थी तब। मैंने तो बोल दिया, क्या क्या नहीं बता दिया मैंने। एंड एक मेरी प्रोफेसर होती थी, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, उनकी पढ़ाई खास समझ नहीं आती थी किसी को भी क्लास में, सब परेशान ही रहते थे। मैंने पूरी बोर्ड मीटिंग के सामने, और उस दिन डीन भी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के हेड वो भी हैं, आई टोल्ड अबाउट हर। मैं कन्फ्यूज ही बोलूँ ना बोलूँ, पर मुझे लगा क्यों ना बोलूँ, नहीं बोलूँगी तो ऐसे ही चलता रहेगा ये। आई टोल्ड अबाउट हर एंड मेनी अदर थिंग्स। So, I mean, that was a very difficult meeting for me to handle. मुझे इसका repercussion समझ ही नहीं आ पाया। बाद में कितने दिन मुझे लग गए संभालने में, मैंने तो सब बिगाड़ दिया ऐसा लगा। मुझे लगा कि मुझे इतना खुल के नहीं बोलना चाहिए था, but I said everything. But then eventually everything went fine because हम UK में थे, उन्होंने बात को सुना समझा और actually में वो implement हुआ। That is great. It was sorted. It took me some time to convince them, to make them understand. और ये प्रॉब्लम जो उनको थोड़ा सा ऑफेंसिव लगा था उसको डील करना और प्यार से और आराम से बात को सही करना वापस। I managed, took me some days, it was fine. एंड जो प्रोफेसर मुझसे नाराज हो गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और उन्होंने मुझे खूब डांटा भी कि ऐसे कैसे आप सबके सामने, ऑल दैट यू कैन से। इट वेंट फाइन। बट अगेन मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहती हूँ। आई विल वांट टू अगेन से, जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, और मैंने बहुत क्लोजली वहाँ पे देखा है कि मैं जैसे अपने बैच में थी, इंडिया से थी,
I mean 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ पे होम सिक, फूड सिक, हर तरीके की उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अपने घर में नहीं बता रहे हैं। तो अगर ये आपका इंटरव्यू कोई भी जो सीनियर लोग अपने पेरेंट्स देख रहे हैं और उनके बच्चे बाहर हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने बच्चों पे फोकस करो और ध्यान दो कि वाकई में वो खुश हैं या वो वापस आना चाहते हैं। क्योंकि जो जाता है वो वापस आना चाहता है पर आ नहीं रहा है, आना चाहते हैं पर आ नहीं रहे कि हम अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, सही बात, रिश्तेदार को क्या बोलेंगे, मेरे दोस्तों को क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से तो पार्टी करके गए थे कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा या आऊँगी, सही बात, विल नेवर कम बैक। हम तो हो गए अब यूके या यूएस या कनाडा के कहीं के हो गए, बट वहाँ जाके 6 महीने में अकल ठिकाने आ जाती है, क्योंकि मुश्किल है, रियलिटी है, क्योंकि वहाँ पे जॉब ढूंढने में मुश्किलें आएंगी, एडजस्टमेंट इश्यूज आएंगी। वेंस यू आर आउट ऑफ दैट फेज, लाइफ इज वेरी गुड, जिंदगी अच्छी है, पर वो जो फेज है, जो एक बीच का जो दैट फेज 1 you may say and the phase 2 you may say, to reach till phase 3 it is tough and people struggle and survive too much। and कितने सारे बिजनेस वहाँ पे चल रहे हैं, पढ़ाई तो लोग कर ही नहीं पाते हैं, ये तो कहने की बात है, नहीं पढ़ पाते हैं वहाँ पे बच्चे, उन्हें समझ ही नहीं आते क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही नहीं है ऐसा। सही बात है, वहाँ जाते हैं, वहाँ का पढ़ाई का सिस्टम अलग है। फिर यहाँ पे कौन एंटर कर रहा है, आपको पता ही होगा, आप भी IT इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इतनी सारी कंपनीज एजेंसीज है जो बच्चों को होमवर्क कंप्लीट करने के लिए दे चार्ज। एंड जैसे किसी को राइटिंग के लिए एसेज मिले हैं, थीसिस मिली हैं, कुछ भी मिला है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, दे चार्ज 3-4 हज़ार पाउंड टू डू 1 थीसिस और 1 एसे और राइटिंग और व्हाटएवर। एंड देन वो, मतलब मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 4-4 हज़ार पाउंड दिए और वो फिर ऐसे यूनिवर्सिटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, दोबारा दे रहे हैं 3-4 हज़ार पाउंड। इमेजिन जो पेरेंट्स इंडिया में हैं जो किसी को नहीं बता पा रहे हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए सिर्फ बच्चे की थीसिस कंप्लीट कराने के लिए, कोई ऐसे या राइटअप्स कुछ दिए हुए यूनिवर्सिटी ने या जो भी वो पर्टिकुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और वो लोड जो पेरेंट्स पे आ रहा है जो किसी को नहीं बता पा रहे हैं, और इस शर्म में कि हम इंडिया या अपने बांग्लादेश या पाकिस्तान वापस कैसे चले जाएंगे। मेरे तो फ्रेंड्स हर जगह के थे, एंड मैं एक वकील होने के नाते उनकी मदद भी करती थी कि आप चले जाओ वापस। जो मैं क्लाइंट्स डील करने लगी इवेंचुअली, उनको समझाना नहीं चाहते थे वापस। एंड मेरा खुद का जो जर्नी था, मैंने भी सोचा था कि मैं अब लंदन पहुंच गई हूँ, स्कॉलर हूँ, मैं तो स्कॉलरशिप में गई हूँ, आई विल तो रूल द वर्ल्ड। ओके, नहीं था ऐसा। अब वहाँ पे वापस वही बात शुरू हो गई, पहले तो यूनिवर्सिटी, फिर मैंने एक जॉब ढूंढी, साथ में फिर एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप ढूंढी। अब मैं एक दिन में वापस वहीं आ गई हूँ, फिर एक जॉब कर रही हूँ जो 20 आवर्स का वर्क परमिट है, वो तो आप करोगे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। अब पर मेरी जो फील्ड है लॉ है, आई नीड टू वर्क लॉ, नॉट समथिंग एल्स। ऑब्वियस है। देन बहुत मुश्किलों के साथ मुझे एक लॉ फर्म में एंट्री मिल गई, और वहाँ पे कल्चर इज डिफरेंट। वहाँ वो पैसे आपसे चार्ज करते हैं इंटर्नशिप के लिए, देंगे तो देना तो भूल जाओ, आपसे चार्ज करते हैं कि हम आपको काम सिखा रहे हैं, हम एक स्कूल हैं, वी आर टीचिंग यू, व्हाई विल वी पे यू, यू पे अस। एंड आई वाज अमेज्ड। अब मैं ये अपनी फैमिली को भी कैसे बताऊँ, यहाँ तो पैसे मांग रहे हैं कि आप 2000-3000 पाउंड दो हर महीने। ओह माय गॉड, आई वाज अमेज्ड। अब मैं क्या करूँ, और बट एनी हाउ आई फाइनली गॉट अ लॉ फर्म। उनको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगा, उन्होंने ये बोला हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, आपको देंगे भी नहीं, और मैं खुश थी इस पे। चलो आप जीरो पे आ गए ना। ठीक है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, हम काम कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, इट्स फाइन, बट आप मुझे बस रख लो। वो वैसे ना, या तो आप नेगेटिव में होते, हाँ, अब एटलीस्ट जीरो पे तो हो। हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू लर्न वर्क, विच इज वॉट स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग दीज डेज। काम सीखो। या एग्जैक्टली, काम नहीं सीख रहे हैं, पैसे पे ध्यान है। आप हमें पैसा, जो जेनजी की हम बात करते हैं, मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे लॉयर्स हैं और मैं बहुत लोगों के इंटरव्यूज लेती हूँ और बहुत बच्चों को भी सुनती हूँ। पहले पूछेंगे सैलरी कितनी। हाँ ऑब्वियसली मैम, ये तो ट्रेंड चल रहा है आजकल। 25, 30, 40, 50, 60 कितनी, जितनी आप दे दोगे उनको और ही चाहिए। ऑब्वियस है। तो पैसे की बात। और काम, चलो मैं भी बोलती हूँ, चलो आई विल गिव यू एक्स अमाउंट, यू आर सेइंग मी दिस, आई विल गिव यू डबल ऑफ दिस। काम कितना आता है आपको? वो भी 8 आवर्स। नहीं, काम आता कितना? चलो 8 घंटे करो काम। मैं तो ये बोल रहा हूँ आप 8 घंटे मत करो, 5 घंटे कर लो। क्या वो 5 घंटे इस ऑफिस के लिए प्रोडक्टिव है? क्या आप में वो क्षमता, वो स्किल भी है? अगर मैं एक लॉ फर्म की बात करूँ, कि आपके अंदर वो एक लॉयर की ज़ील और वो स्किल है कि आप एक क्लाइंट की बात को समझ सकें, उसको अपनी सलाह दे सके और अपना पुट इन कर सके। राइट। चाहे आप 5 घंटे काम करो, 10 घंटे करो, लीव दैट। पैसे तो सॉर्टेड हो गए, काम आता है वो तो आता ही नहीं। वो तो हमने सीखना ही नहीं है। एग्जैक्टली। हम तो यहाँ पे बैठेंगे, चाय कॉफी पियेंगे, सुबह से शाम तक का टाइम पास करेंगे। आपने जो काम बोल दिया हम ड्राफ्टिंग कर देंगे, चाहे वो सही हो गलत हो छोड़ दो,
बिल्कुल वो सही मेरी है। हेडेक है। वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही हो गलत हो छोड़ दो आप, वो हमसे पूछो मत, ज्यादा पूछोगे तो हम ऑफिस छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये This हर is what ऑफिस का exactly है। happening. दिस इज व्हाट और ये एग्जैक्टली हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली द लॉ फर्म और एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरीवेयर। और यस, आईटी में है, कहीं पे भी है, एवरीवेयर एवरीवेयर इट इज। दे आर बिहेविंग इन दिस मैनर। हमें काम तो आता नहीं है, सीखेंगे हम है नहीं, पैसे आपने देने हैं, पर्क्स भी चाहिए। और आजकल व्हाट इज दैट, जो रील्स भी इतनी आती है इसके ऊपर की, व्हाट इज दैट, वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हाँ। ऑल ऑफ दैट। ठीक है, वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी दे दिया। वर्क फैमिली, वो एक और कंसेप्ट चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं कि वर्क लाइफ कल्चर, या बैलेंस समवन, माने या वो इट डजंट एग्जिस्ट, नो, इट इज जस्ट अ मिथ। इट, चलो आई एम सेइंग इट मे एग्जिस्ट, okay, let us assume कि it exists, work life balance is there, everything is there, you have to sacrifice a little bit yes, here and there. then the work, everything, I am saying I'll give you everything you want, work life balance given, salary given, perks given, छुट्टी given, काम Given. काम तो आता ही नहीं ना, पर फिर भी। Forgiven. हाँ, forgiven, yeah, don't ask that। हमने सब कुछ तुम्हें दे दिया जो तुमने मांग लिया, ठीक है, काम मत पूछो। So then you are not a good boss. That's right. So this is what I have, I mean, made sure that time। और मैं हर वक्त उस टाइम भी अपने फैमिली को, सब लोग मुझे बोलते थे कितना काम कर रहे हो। इवन मेरे फादर मजाक में बोलते थे कि तुम्हारे सर ने तुम्हें क्या प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी क्या, तुम 11 बजे 12 बजे ऑफिस से आ रहे हो, ठीक है। और मैं फाइल भी घर लेके आती थी, घर आके भी फाइलों में काम कर रही हूँ, रात को 2-3 बजे तक, सुबह कॉलेज जाना है, ऑल ऑफ दैट। एंड टिल डेट आई डू द सेम। गाड़ी में काम कर रहे हैं, कैफे में, काम पहले है। और वर्क लाइफ बैलेंस आ जाएगा, आप खुश रहो, आप पीसफुल रहो, सब कुछ आ जाएगा। यू विल फाइंड जॉय इन एवरीथिंग, यू विल फाइंड जॉय इन योर वर्क, इन योर फैमिली, इन योर लाइफ। Right, exactly. My question is, what is the difference between solicitor, advocate, barrister? What exactly is the difference? Is it the same meaning or different words in different language? So basically, India में we have one set, which is the word is advocates. Okay. UK में they use it as solicitors and barristers. There are two different sets. Okay. और ऐसा क्यों है? सॉलिसिटर, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देती हूँ। अब वो क्योंकि चेंज हो गया है वहाँ पे भी लॉज। सॉलिसिटर वो होते हैं जो क्लाइंट डीलिंग करेंगे और जो सारा फाइल का काम देखेंगे, ये हिस्ट्री में था पहले। Okay. और बैरिस्टर्स वो होते हैं जो कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। सो सॉलिसिटर और बैरिस्टर में ये मेजर डिफरेंस होता है। सॉलिसिटर विल डू द क्लाइंट डीलिंग, एवरीथिंग दे विल डू। बैरिस्टर का काम सिर्फ ये है कि आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। Okay. सो ये डिफरेंस होता था, और ऐसे ही था यूके में। बट अभी हम कह लें बहुत टाइम से, हाल फिलहाल में नहीं, थोड़ा टाइम हो गया जहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा चेंज किया गया। वेर इन सॉलिसिटर्स कैन ऑल्सो डू, दे हैव डायरेक्ट एक्सेस विच इज़ दे हैव, देन इवन बैरिस्टर्स हैव डायरेक्ट एक्सेस, जो पहले नहीं होता था। सो बैरिस्टर्स भी डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं क्लाइंट्स का, दे कैन टेक द फाइल, दे कैन वर्क ऑन द फाइल एंड दे कैन ऑब्वियसली रिप्रेजेंट। एंड सॉलिसिटर्स भी कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैटर्स को विद परमिशन ऑफ द बैरिस्टर्स। इन काउंटी कोर्ट तो दे कैन रिप्रेजेंट एंड अपेयर, बट अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, विद अ बैरिस्टर दे कैन अपेयर बाय टेकिंग अ परमिशन। सो ये मेजर फर्क है। एडवोकेट्स यूके में नहीं होते हैं। Okay. जैसे कि यूएस में एडवोकेट्स नहीं होते हैं, वहाँ पे ये एक जेनरिक टर्म है, जिसने लॉ पढ़ लिया वो एक एडवोकेट है। सो इन यूएसए वी हैव अटॉर्नी एट लॉ, इन यूके वी हैव सॉलिसिटर्स एंड बैरिस्टर्स। अब जो इंडिया से या कहीं और से जो भी लॉ पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ये समस्या आती है कि हमारी जो डिग्री है वहाँ पे वैलिडेटेड नहीं है। आप एक एडवोकेट हो विच इज़ फाइन, आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। आपको सॉलिसिटर बनना पड़ेगा। आप सॉलिसिटर की पढ़ाई पढ़ो या आप बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ो, और इसके कई सारे रास्ते हैं, आप कई सारे एग्जाम्स दे सकते हो कन्वर्जन के लिए। इट्स लाइक डॉक्टर्स एंड सीएस। अगर आपने यहाँ मेडिकल पढ़ी, आपको वहाँ कन्वर्जन करना पड़ेगा, आप तब वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। Right. सेम फॉर एडवोकेट्स। आप यहाँ पढ़ाया या कहीं और पढ़ाई की है आपने लॉ की, यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ टू प्रैक्टिस देयर बाय गिविंग लॉट ऑफ एग्जाम्स। So don't you find it difficult कि अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हो, यूके में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डिफरेंट लॉज एंड डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स? So in UK I am dealing specifically into immigration laws. Immigration laws Okay. और family matters. So family matters और immigration law मेरी expertise है वहाँ पे। और अगर हम laws की बात करें तो देखिए, मैंने यहाँ के law भी पढ़े हैं, वहाँ के ही पढ़े हैं, and naturally we will refer। और जो भी काम आता है, और laws तो बहुत vast हैं, we can't remember everything. So हर केस के हिसाब से we will study law, we will research and we will Right. prepare and we will work forward towards it. Obviously. So in India I take care of matters which is into civil laws, property का बहुत ज़्यादा काम मैं देखती हूँ। मेरे पास niche of the clients हैं, celebrity clients हैं, बहुत सारे हैं
तो मेरा एक सेट ऑफ क्लाइंटेज है, उसी क्लाइंटेज के अंदर मैं रिवॉल्व करती हूँ. ओके. सो एंड आई हैंडल लाइक वेरी बिग प्रॉपर्टी मैटर्स. 100 करोड़ 50 करोड़ के नॉर्मल मैटर्स है मेरे ऑफिस में, जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं. सो एन नंबर ऑफ केसेस आर देयर इन दैट मैनर. एंड मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो क्रिमिनल लॉ से शुरू करी थी. ओके. तो मैं स्पेसिफिकली चाहती थी, ऐसे कोई भी चाहता है क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करना एंड दे वांट टू डील इनटू दैट. बट देन आई डिडंट गो विद दैट, क्योंकि मुझे जो इंडिया के क्लाइंटेज है क्रिमिनल लॉ में समझ नहीं आ रही थी. क्योंकि यहाँ पे बहुत लोअर लेवल ऑफ क्लाइंटेज होगी. कोई अच्छे लोग तो मर्डर नहीं कर रही हुई जाके, ना ही कोई रेप करेगा. तो क्रिमिनल लॉ में तो IPC इज गवर्न्ड बाय ऑल सच एक्ट्स, चोरी, मर्डर, रेप, ऑल ऑफ दैट इज डेकोइटी. अब कोई not from good families are going to do that. So you're going to deal with very very grassroots level, and that is a challenge for a female advocate to deal with such sort of people. उनको आप समझ ही नहीं आओगे, और आपका खुद का ज़मीर उसका क्या करोगे. आपको पता है इसने गलत किया है और आपको अपने ज़मीर को मानना पड़ेगा कि उसने गलत किया, फिर भी इसकी सपोर्ट करो. आपको पता है इसने मर्डर किया, ऐसे ऐसे किया है, या देयर इज अ क्राइम ऑफ रेप, he has raped this girl and he has done this brutal act. Still you will have to help him. This is a very big thing. और मैं खुद अपने सीनियर से ये सवाल पूछती थी, आपको पता है इसने क्या, आप इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो. और हमारे को सुनकर वो कहानी, आपने 1-2 केसेस जो फेमस हो गए इंडिया में, आपने उनके बारे में सुने. ऐसे केसेस बिलीव मी आम हो रहे हैं. ओके. बाहर ही नहीं आते हैं, पता ही नहीं लग रहा, न्यूज़ नहीं है, लाइमलाइट में नहीं है. बहुत केस ऐसे जो आम तौर पे होते हैं और अपने आप ही रफा दफा हो जाते हैं. ओके. ना तो वो कंप्लेंट आ रही है थाने में, ना वो FIR हो रही है, ना कुछ होता है. बार से रफा दफा मैटर. और कई क्राइम ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स आवाज़ ही नहीं उठा पा रही हैं, वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं. जो हमारी कंट्री का लॉ इतना रिफॉर्म करा गया उन लोगों के लिए किया गया है जो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ अ डिफिकल्टी विच इंडिया इज डीलिंग विच. चाहे हम फैमिली लॉस की बात करें, अगर फीमेल्स के लिए इतना प्रो लॉ बना दिया गया है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, वी मे से दैट वे, जिनके साथ हो रहा है वो तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, और जिनके साथ नहीं हो रहा वो बाहर ही खड़े हैं. वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लॉस को, वो यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं इनकम जनरेशन सोर्स बनाने के लिए. बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फैमिली लॉ? सो फैमिली लॉ इज एनीथिंग व्हिच इज गवर्न्ड इनटू फैमिली इश्यूज. जहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ की कोई भी समस्या रहेगी वो फैमिली लॉ गवर्न करेगा. इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें, हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई हुई है तो उसके लिए फैमिली लॉ और फैमिली कोड बनी है, जहाँ पे 498A या फिर कस्टडी मैटर, जैसे कि हम मेंटेनेंस के केसेस 125 CRPC के जो हम मेंटेनेंस के केसेस डालते हैं, 498A 377 की जो FIR करती हैं, एनीथिंग विच इज गवर्न्ड फॉर अ हस्बैंड एंड वाइफ और फैमिली इश्यूज इज गोइंग टू कम अंडर द फैमिली कोड. वो फैमिली कोड में मैटर जाएगा. ठीक है. मेंटेनेंस चाहिए हो या बच्चे की कस्टडी चाहिए हो, कस्टडी किसके पास रहेगी, एनीथिंग कंसर्निंग टू दैट विल गो टू फैमिली कोड. Have you noticed that the rate of divorce cases is increasing day by day in our country now? So Absolutely. What do you think? What is the reason behind that? See, reason is that I always say that India is going into a transition phase. यहाँ पे women empowerment कई जगहों पे इतनी extreme हो रही है कि women's भी confused है कि empowerment है या उनको extraordinary हमने सपोर्ट और इतना हमने उनको इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल बना दिया है कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कई मेरे पास मुकदमे हैं, मैं ज़्यादातर मेल्स के केसेस देखती हूँ, और क्योंकि मैं दिल्ली जैसी जगह में प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर फीमेल्स के कहें, आई माइट साउंड रूड टू देम, जो भी लोग इंटरव्यू सुनेंगे, बट एग्जाम्पल देती हूँ मैं. मेरे ऑफिस में कोई एक लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, वन ऑफ द क्लाइंट्स, शी केम सेड मेरा केस ये है एंड आई एम टेकिंग द ब्रीफ, क्या हुआ आपके साथ, आप बताएं क्या हुआ है. उसने बताया कि मैम मैं 30-35 हज़ार में मेरा हर महीने सैलून का एक्सपेंडिचर रहता है. 30-35 हज़ार? हाँ. Okay. आजकल रहता ही है, दिल्ली जैसी जगहों में सैलून में जाएंगे तो इट्स क्वाइट द एक्सपेंडिचर इज क्वाइट ह्यूज. और जो भी आप फैसिलिटीज अवेल करेंगे व्हाटएवर XYZ. तो मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा टोकता है इस पर, और मेरे घर में बहुत इश्यूज रहते हैं. वो ये कहती है कि मेरा ये बेसिक राइट है, ये तो रेडी होना, तैयार होना मेरा ये ह्यूमन राइट है उसके हिसाब से, और वो मुझे रोक रहा है ये खर्चा करने से, ये अच्छी बात नहीं है और मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे तो ऐसे ही रहना लाइफ में. आई वॉन्ट टू डू फुल मेकअप एंड दिस होल रेडी सेडी, आई वॉन्ट टू बी दिस पॉप विच ही इज नॉट लेटिंग मी बी. इसलिए हमारी लड़ाई होती है, इसलिए मुझे उससे डिवोर्स नहीं, क्योंकि ये मेरा बेसिक राइट है. मैंने करी फाइल बंद और बोला प्लीज़ आप माफ़ करिएगा मुझे, मेरे पास वक्त नहीं है, आप किसी और बेहतर वकील को देखिए जो आपकी इस बात को समझ सकता है और आपकी मदद कर पाए. प्रॉब्लम क्या आती है,
जब ऐसे वकील जो मना नहीं कर पाते हैं और पैसे कमाने के लिए उनके बेफजूल के मुकदमे डालते हैं, अब आप ये मेकअप तो कोर्ट में लेके जाओगे नहीं तो जज भी फाइल मुंह पे मारेंगे ठीक है, और कोर्ट में मजाक बन जाएगा। क्या करेंगे वो? एक फॉर्ज्ड केस बना दो, हस्बैंड ने मुझे मारा, पीटा, धमकाया, मुझे डाउरी का केस बना दो, ठीक है, मुझे घर में बहुत टॉर्चर करते थे, हैरेसमेंट होती थी, ऑल ऑफ दैट, एक फ्रॉड केस बना दो पूरा, एग्जैक्टली फैब्रिकेट कर दो, मैनिपुलेट कर दो फैक्ट्स और कोर्ट में ले जाओ। अब पीछे से चल क्या रहा है, वो लड़की उसको पीछे से बोल रही है कि आप मेरे को एलिमनी दे दो, क्योंकि अब वकील ने इतनी गाइडेंस दे दी है, लोगों ने दे दी है, रीलें इतनी चली रही हैं, so much of feed they will get that you will want to take money from that person, और आप उसको बोलो कि मुझे 15-20 लाख रुपए दे दे, मैं केस वापस ले लूंगी। पीछे से क्या चल रहा है? सिर्फ पैसों की बात। सही बात है। आजकल कोर्ट अनफॉर्चुनेटली इट इज ऑल अबाउट मनी। कितना पैसा दे दोगे? दे दो, सेटलमेंट कर लो और जाओ। पैसा कितना दोगे? सेटलमेंट कर लो। हर केस की कहानी है, कितना पैसा दे दोगे। कई बार हम भी अपने क्लाइंट से पूछ लेते हैं, मैं भी पूछ लेती हूँ कि आप कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं कितने पैसे आप मैनेज कर सकते हैं। अब कोई सोचिए, कोई फाइल अपनी लेके आओ कि मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है, मुझे इस तरीके से परेशान, मतलब मेंटल टॉर्चर घर में है, लड़ाइयाँ झगड़े इतना है, और पूछ क्या रहे हैं आप पैसा कितना दे सकते हो। उनको तो समझ ही नहीं आता, और हम वो पूछें कि मैम आप ही बता दो कितना पैसा देना चाहिए। मैं बोलूँगी देखो भाई 15-20 लाख रुपए लोग सेटलमेंट के आजकल रहता है, 15 to 20 लाख के आसपास अगर आप मैनेज कर सकते हो, हम कोशिश कर सकते हैं। पर ये तो एक बात है। अब आप दूसरी बात सोचो, क्या ये एक अच्छी बात है? बंदे ने शादी करी थी, आप उसको बोला अब तू 15-20-25 लाख मैनेज करके दे दे। अब उम्र क्या है उनकी? 30 साल, 32 साल, 25 साल, 28 साल, 25 से 35 के बीच में डिवोर्स एक्सट्रीम हो रहे हैं। मुझे तो बल्कि क्या लगता है ना, अगर यहाँ पे आज कोई माँ बाप इस बात को सुन पाए, अब मुझे तो ये लगता है कि माँ बाप जो है ना, आप अपने बच्चों पे केस डालो, शादी के वक्त इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ, अगर तुम्हारा डिवोर्स हुआ और तुमने साथ में नहीं निभाई, तुम हमारे को कॉम्पनसेट करो। बल्कि आप ये देखिए पैसा किसका लगा? माँ बाप का। 1 करोड़ लगा, 50 लाख रुपए लगा, दोनों तरफ के, चाहे लड़की की हो लड़के की हो, पैसा तो उनका लगा। तुमने लड़ाई कर ली, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक तुम्हारी शादी चली, उसके बाद तुमने अपने पेरेंट्स को तंग करने के लिए खड़ा कर दिया, दोनों ने केसेस डाल दिए। लड़की ने तो सारी फैमिली पे ही डाल देना मैटर, ठीक है, उसके चाचा ताया सब पे डाल दो, परिवार परेशान हो गया। तुम दोनों की लड़ाई थी, पूरे परिवार तक पहुंच गई। पैसे लगे किसके थे? फंडिंग कहाँ से हुई थी मैरिज की? पेरेंट्स से। और जब पैसा दिया, लड़का बेचारा खुद पैसे दे रहा है, पेरेंट्स उस टाइम, लड़के के पेरेंट्स हाथ खड़ा कर देंगे, हमें तो नहीं पता, अपने आप देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल। और वो पैसा गया लड़की के पास, लड़की के पेरेंट्स के पास तो नहीं गया, वो लड़की के पास गया। 15-20-25 लाख जो भी मिल गया उसको, 50 लाख, 1 करोड़, डिपेंड्स, चला गया लड़की के पास। पेरेंट्स की गलती थी, उन्होंने तुम्हारी एक शादी की थी और एक के पेरेंट्स शादी की थी, पैसा इसने दिया और इसके पास चले गया। मुझे तो लगता है इसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए और पेरेंट्स को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि इन दोनों की शादी नहीं निभी, ये दोनों हमें कॉम्पनसेट करेंगे 20-20 लाख रुपए। दैट इज ग्रेट आइडिया। ये अपने आप चुपचाप लड़का लड़की ना निभाएंगे शादी और ना मुंह बंद रखेंगे और पेशेंस रखेंगे। पेशेंस नहीं है, they don't have patience when they will come with their file, with their fact. Hardly there are matters जिसमें सच में कुछ गलत हुआ है तो या हम कहें प्रॉब्लम है, कोई न्याय की जरूरत है। तो मैम आजकल मोस्ट कॉमन क्या रीजन होते हैं डिवोर्स होने के? पेशेंस ही नहीं है ही नहीं पेशेंस। मेरी हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, ऑल दैट। अगर लड़की देखो, यूजुअली नाउ गर्ल्स आर आल्सो वर्किंग, अगर मेल्स उसको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, एडिक्वेटली सपोर्ट नहीं करोगे तो शी विल फाइट। देन इफ यू विल फाइट डेली यू विल फाइट, देन आपके बीच में इश्यूज आ गए। So, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप मेरे को 4 मेजर रीजन बताओ जो आप देखते हो डे टू डे फाइट्स में, जो इश्यूज में, केसेस में। वेल आई थिंक सबसे पहले तो पेशेंस नहीं है। ओके। और फीमेल की तरफ से या मेल की तरफ से कह लें, आई विल नॉट मेक इट वेरी फीमेल ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ अ टॉक, आई विल नॉट वांट टू डू दैट, बट येस, इन मेट्रो सिटीज फीमेल्स आर डिमांडिंग। हमें घूमने जाना है, हमें बाहर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, शादी, एक्सपेंडिचर हैज गॉन टू मच बियॉन्ड देयर बजट। अगर 50,000 रुपये सैलरी, खर्चा 1.5 लाख रुपए इनका। क्योंकि आप एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड में हो और फेमिनिज्म का अलग बैनर लेके चले हुए। हम घर का काम नहीं करेंगे, सर्वेंट्स नहीं है, बच्चों के लिए हमारे को सब कुछ चाहिए, हम नहीं करेंगे। चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो, हम नहीं करेंगे। और अगर हस्बैंड ने गलती से बोल दे खाना क्यों नहीं बना सकते मेरे लिए, तो बोलेंगे तुमने मेरे से शादी की थी या कुक से शादी की थी, या बोल देंगे तुम घर का काम करने के लिए बोल दो, कहेंगे तुमने मुझे घर में काम वाली समझा हुआ है जो मैं घर का काम करूं। These things when they start talking, this is too much.
ये कभी कभी तो सुनने में ठीक लगेगा, पर आप रोज इस बात पे लड़ेंगे तो प्रॉब्लम है। Obviously. अब जो लड़के आते हैं उनकी शिकायत ये होती है कि मैम घर में कुछ नहीं करती, कुछ करना नहीं चाहती, मैं सब कुछ करता हूँ। मेरे पास इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं, कुछ पढ़े लिखे बहुत अच्छी सैलरीज में, वो बोलते हैं, आई गिव एन एग्जांपल, वो बोलता है मैम मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, मैं जिम जाता हूँ, मैं 7:30 तक वापस आता हूँ, फिर मैं घर की सारी सफाई मैं ही कर देता हूँ, बर्तन भी मैं धो देता हूँ और खाना भी बना देता हूँ, फिर तब तक उनकी वाइफ जो है वो उठ जाएगी, रेडी हो जाएगी। कह रहा है 1-1.5 घंटे में मैं सब कुछ कर लेता हूँ, फिर हम दोनों रेडी होते हैं, ऑफिस जाते हैं। और वाइफ इज अ डॉक्टर एंड ही इज इनटू सम IT जॉब, दिस पर्सन, ठीक है। कह रहा है मैं शाम को आता हूँ, कह रहा है मैं लेट हो जाता हूँ क्योंकि वो ही डॉक्टर है तो वो घर में जल्दी आ जाती है, किसी जगह पे जॉब करती है। कह रहा है मैं उसको सिर्फ इतना बोलता हूँ शाम को आते हुए सब्जी ले आना, कहता वो नहीं लगेगी, वो कहेगी मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, तुम लेके आओगे सब्जी, तुम्हारा घर है ये, मैं नहीं लाऊंगी। तो कह रहा है अब ये कभी कभी तो ठीक हो सकता है सुनने में, डेली यू कांट फाइट ऑन दिस, ऑफिस है। और जब लड़ाई हो जाएगी, आजकल सबको 100 नंबर घुमाना आता है, पुलिस को बुला लो, जब पुलिस को बुला लोगे वहां पे प्रॉब्लम शुरू होगी, शुरुआत होगी है, प्रॉब्लम शुरू होगी कि हस्बैंड को ये टॉलरेट नहीं होगा। अब आप पुलिस को कैसे बताओगे कि मैंने इसको क्या बोला, सब्जी नहीं लाऊंगी या खाना नहीं बनाऊंगी, सर्वेंट नहीं आया, नहीं जाएगा, ये तो नहीं बोलोगे। अब क्या बोलोगे, मेंटल हरासमेंट, ये मुझे टॉर्चर करते हैं। ऑब्वियस है, फिर झूठ की तरफ ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। कई बार क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि हमारे साथ बहुत टॉर्चर हो गए, मैं भी पूछती हूँ कोई एविडेंस है, सबूत है, सबूत सुनाएंगे, हाँ मैम बहुत टॉर्चर हुआ है। अब वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो, क्या टॉर्चर हुआ है, पैसे नहीं दे रहा, ये टॉर्चर है। अब उसमें अब वॉइस रिकॉर्डिंग में सुन क्या रहे हो, बोल रहे 2 करोड़ रुपए दे दो, यहाँ जाना है, 50 लाख रुपए दे दो, मतलब रिच फैमिली है ये, जहाँ पे करोड़ों रुपए की बातें आम है, 1 करोड़ 2 करोड़ तो यूं ही मांग रहे हैं, नहीं दोगे तो वो टॉर्चर है। तो जो शादियां नहीं चल रही हैं, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप में एक पेशेंस नहीं है और साथ में निभाने की ना विश ही नहीं है, अब विल नहीं है। ये वर्ड सबने सीख लिया, ठीक है अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो, आप अलग हो जाओ। और अफेयर, जितनी भी एप्लीकेशन, टिंडर, बम्बल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो रील का ज़माना चल पड़ा है, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है। ऑब्वियस है, सबसे बड़ा कल्प्रिट ये, वहाँ पे इतनी फीड जो मिलती है लोगों को ना, आपका माइंड वहीं से मैनिपुलेट हो चुका है बाय सीइंग ऑल दैट। फिर आप घर से, पहले लड़कियाँ जॉब नहीं करती थी, अब लड़कियाँ जॉब करती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वर्किंग, चाहे कैसी भी जॉब में होंगी। अब वो बाहर जाएंगी, अपनी घर की समस्याएं सबको बता रही हैं। आप याद करो पहले के ज़माने में लोग क्या बोलते थे, अपने घर की बातें 4 दीवारों में रखो, बिल्कुल, किसी को मत बताओ। वो इसलिए थोड़ा था कि अपना अत्याचार हो रहा है तो बाहर मत बताओ, इसलिए क्योंकि आप बाहर बताओगे तो आपको लोग प्रोवोक ही करेंगे, ये तो बड़ा गलत हो रहा है, तेरे को हस्बैंड ने ऐसे क्यों बोला, तेरी वाइफ ने ये तो बहुत गलत किया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आज किसी की वाइफ खाना बना के लेके आई है, उसको लगे यार इसकी वाइफ तो इतना अच्छा खाना बनाती है, मेरी वाइफ तो खाना बनाती नहीं है। अब बात कर लो आपस में, प्रोवोक हो गए, घर जाके पक्का लड़ाई होगी कि देखो वो तो खाना बना के आती है, खाना बना के उसकी वाइफ देती है, तुम तो कुछ नहीं बना के देती हो। या कोई वाइफ होगी तो बोलेगी देखो वो उसको कहाँ दुबई लेके जा रहा है, लंदन लेके जा रहा है, तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाते हो। सही बात है, कंपैरिजन आ जाता है बार बार। कंपैरिजन इज वन ऑफ द मेजर रीजन, बिकॉज पीपल गो आउट एंड टॉक अबाउट देयर ओन फैमिलीज। डोंट टॉक व्हाट इज हैपनिंग इन योर होम, कीप इट टू योरसेल्फ। और जो घर आज की डेट में खुश हैं, सुखी हैं, वही घर में पीस है, जहाँ पे बाहर जाके बातें नहीं हो रही हैं। एग्जैक्टली। आप खुश हो अपने तक बात रखो, आप दुखी हो अपने तक बात रखो, आप खुश ही रहोगे फिर, क्योंकि दुखी हो गए तो 2-3 दिन हो गए, चौथे दिन आप ठीक हो जाओगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो बड़ी कब बन जाएगी, आप जब बाहर बातें करते हैं। तो लोगों को ये बाहर बात करना और इतना फीड जो रील्स में मिल रहा है, आपको माइंड कंट्रोल करना, बिग बॉस जैसे शोज देखना जहाँ पे लड़ाई है, या और रियलिटी शोज पता नहीं कितने आ रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बैड। आई हैव सीन पीपल वाचिंग बिग बॉस, कहीं भी बैठ के, बिग बॉस या ऐसे कोई भी सीरियल्स, कहीं भी बैठ के हेडफोन्स लगा के देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, 2 घंटे हो गए बिग बॉस देख रहे हैं, काम कर लो अपना। काम नहीं करना है, ये देखना है। और भी बड़े सारे आते रियलिटी, मुझे नाम नहीं पता, बट 90% जो रियलिटी शो हैं वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। लड़ाई झगड़ा दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए वीलॉग, नया कल्चर वीलॉग का चल गया, पूरे घर की कहानियां बाहर बताना। एंड मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लोग वीलॉग बनाते हैं, बहुत फेमस है, और घर में उनकी लड़ाइयाँ आप सुन लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। वीलॉग में अच्छे दिख रहे हैं और पीछे से क्या चल रहा है, इट्स ऑल ब्लैक, वेरी डर्टी। लोग तो वो नहीं देख रहे। वहाँ पे आप जो वीलॉग देख के खुश हो रहे हो कि देखो आज उसके घर में सेलिब्रेशन हो रही है, बर्थडे केक कट रहा है, लोग आए हैं, पार्टी हो रही है, उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको नहीं दिखाया उन्होंने।
और ये हो रहा है, बिल्कुल है मैम, पर लोग मानने को नहीं हो रहे कि हाँ ये लड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में ऐसे ही चलता रहेगा। 5-10 साल की बात और आप देखेंगे शादी तो करना मुश्किल है। मैं भी बोलती हूँ शादी मत करो, तुम लिव इन में रह लो, पहले रह के दिखाओ 5 साल। ये पेरेंट्स को बोलना चाहिए तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और 5 साल रह के दिखाओ पहले साथ, फिर शादी सोचो। अभी आपने बोला कि लिव इन में रहना है, तो अभी क्या इंडिया में लीगल है लिव इन में रहना? सो बेसिकली लॉज हैव रिफॉर्म्ड नॉट इन अ बेटर साइड, इन अ वे, जैसे कि अगर कोई लिव इन में है और रेप की सजा और स्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब रेप हस्बैंड वाइफ में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और कोर्ट में एक्टिवली ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हस्बैंड ने वाइफ का रेप कर दिया जबकि वो मैरिड है। पहले इस बात को इतना अप्रिशिएट नहीं करते थे, अब अप्रिशिएट करने लग गए हैं। अगेन फेमिनिज्म, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। सो लिव इन इज नॉट लीगल बट इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। जैसे अब मैंने आपको बताया हमारे ही केस के अंदर जिसमें हम जीत गए मैटर और हमने प्रूव कर दिया क्रूएलिटी लड़के के साथ हुई है, बस कोर्ट ने तो जजमेंट दे दी, सजा दो ना लड़की को, तूने उसका 6 साल बर्बाद किया, जो उसके पूरे परिवार को घसीटा। और अगर यही केस उल्टा होता, अगर लड़के के केस क्रूएलिटी सामने है तो उसके लिए सजा एलिमनी कोर्ट लिख देती कि क्रूएलिटी इज प्रूव्ड बाय द गर्ल और अल्टीमेटली डिसीजन में लिख देते कि इसको 20-25 लाख रुपए जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से एलिमनी दो। वी डोंट हैव जजेस, एनफ जजेस, वी डोंट हैव एनफ कोर्ट्स, देन लॉयर्स की क्वालिटी ऑफ लॉयर्स इज बैड। हमारे को जो ये चीजें बन के आ रहे हैं बंद करना पड़ेगा। एक रिसेंटली केस चल रहा था कि अतुल सुभाष का जी। So what is your say on that? See, what I'm going to say is maybe it's not going to sound very good. अगर किसी दिन मोदी साहब ने चाहा, जो कि उनकी बड़ी अच्छी विल रहती है, because of him lot of things have changed. If he wants to change the system, corruption free करना है कोर्ट्स को, जो कि करना चाहिए, नहीं तो अतुल सुभाष जैसे लोग बहुत आएंगे।